हाँ बेटा देखो, नमस्ते। आपका लेक्चर नंबर 69 और टॉपिक वही सॉल्यूशन चल रहा है। तो आपका जो टॉपिक चल रहे हैं सांद्रता की इकाइयाँ, और सांद्रता की इकाइयाँ आपकी मैंने नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता तक करा दी। एक बात और सुनो, आप जब किताब के अंदर देखोगे फॉर्मलता कहीं पे भी यदि देखे तो वहाँ पर फॉर्मलता के अंदर एक टॉपिक्स है कि यदि तुमसे प्रश्न ये पूछे कि बेंजोइक अम्ल को जब बेंजीन में घोलते हैं, बेंजीन में घोलते हैं तो उसका डाइमर बनता है। यदि यूँ बोल रहे हैं ना, वो बेंजीन को घोलते हैं तो उसका क्या बनता है बेटा? डाइमर बनता है। तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो डाइमर अम्ल का ही बनेगा, जैसे मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया, उसमें बताया लेक्चर में कि एसिटिक अम्ल का सैद्धांतिक अणुभार 60 होता है, लेकिन प्रायोगिक अणुभार कितना होता है बेटा इसका? 120। और 120 का कारण है बेटा कौन सा है? डाइमर। और डाइमर को क्या बोलते हो आप लोग? द्विवलक। द्विवलक का मतलब दो एकलक इकाइयाँ जब आपस में जुड़ती है तो वो डाइमर कहलाएगा। तो डाइमर एसिटिक अम्ल का कितना हो गया? 60। तो सैद्धांतिक अणुभार है, लेकिन प्रायोगिक कितना है? इसी प्रकार से आप लोगों मैंने एक ही और बताए थे C6H5COOH, इसका सैद्धांतिक अणुभार 122, लेकिन प्रायोगिक अणुभार कितना बताया बेटा? 244। प्रश्न तुम लोगों से ये पूछे कि यदि एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलते हैं तो उसका डाइमर बनता है, मतलब 60 ग्राम बोलो, 60 ग्राम एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलते हैं तो उसका डाइमर बनता है। तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सवाल ऐसा आएगा। तो सवाल के बारे में तो F बराबर अपन जानते हैं विलेय का भार है। विलेय का भार मैं वापस दे रहा हूँ इसको, और अपॉन विलेय का क्या करेंगे यहाँ पर अपन? विलेय का सूत्र भार और इनटू विलायक का आयतन। और विलायक का आयतन आप लोग आई में ले रहे हो, मान के चलो अपन ने ml में ले लिया, तो ml में ले लिया तो इसको अपन 1000 से गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर विलेय का भार जैसे मैं बोल रहा हूँ 60 ग्राम या 60 ml एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक में घोलने पर उसका डाइमर बनता है। तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात कीजिए। डाइमर बना तो एसिटिक अम्ल का सूत्र भार कितना आया? 120। तो अपन 60 ग्राम बोला तो F बराबर क्या आया बेटा? 60/120 इंटू कितने में घोल रहे हो आप लोग? भाई आप मान के चलो मैं बोलो बेंजीन 100 ml बोल दिया, वैसे ही बोल रहा हूँ सवाल में 100 ml बोला कि यहाँ पर 60 ml एसिटिक अम्ल को बेंजीन विलायक मतलब 100 ml बेंजीन विलायक में घोला गया है। तो विलयन की फॉर्मलता ज्ञात करें। तो यहाँ पर 60 क्या आ गया एसिटिक अम्ल का, और यहाँ पर ये द्विवलक बन गया, इसलिए सूत्र भार आएगा। और इंटू क्या कर दिया? 100 ml, और इंटू क्या करोगे बेटा? 1000 करोगे तो इसकी आप लोग फार्मलता ज्ञात हो जाएगी कैलकुलेशन करके। ठीक है। तो बात कंडीशन ध्यान रखना कि यदि बेंजीन विलायक दे और डाइमर बन रहा है तो उसका अणुभार जो है दुगुना हो जाएगा हाइड्रोजन बंधन के कारण। तो ये दो ही कंडीशन ध्यान रखना, बाकी में कोई दिक्कत नहीं है। NaCl वगैरह दे तो जो है वही करना, 58.5 करना है NaCl का, जिसको सोडियम क्लोराइड का आप लोग बोलोगे। अगली जो सांद्रता की इकाई है, और वो जो सांद्रता की इकाई है वो है बेटा नार्मलता। कौन सी? नार्मलता। और नार्मलता को आप लोग कैपिटल N से इंडिकेट करोगे। तो 1 लीटर विलयन में परिभाषा अपन बोलना चाहें तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक भार की संख्या को, विलेय के तुल्यांक भार की संख्या को या मात्रा को विलयन की नार्मलता कहते हैं। पहली बात तो ये आ गई आपकी नार्मलता, जिसको इक्विवेलेंट वेट बोला जाता है तुल्यांक भार को। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांक भार की संख्या को विलयन की नार्मलता बोलते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सबसे पहले कि बेटा आप लोगों को मन में सब जानते हो तुल्यांक भार, और तुल्यांक भार बराबर सामान्य रूप से बोल सकते हैं कि अणुभार बटा उस यौगिक की संयोजकता के बारे में अपन बात करेंगे। उस यौगिक की क्या बोलोगे? संयोजकता वाले। ठीक है। तो अपन अम्ल के बारे में, क्षार के बारे में ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके। तो अब N बराबर क्या है बेटा? N बराबर विलेय का भार बटा विलेय का क्या करोगे? विलेय का तुल्यांक भार। ठीक है, इनटू, अब देखो कंडीशन,
यदि अणुभार की कंडीशन थी ना, भार बटा अणुभार की, तो मैंने यहाँ पर विलायक लिखा था मोलरता। यहाँ पर अपन को विलियन लिखो, यदि विलायक भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अपन यहाँ लिखे ना विलियन का आयतन ml में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ की कंडीशन चेंज। लेकिन ध्यान रखना कि मोलरता पढ़ रहे हो तो 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। यदि मोलरता पढ़ रहे हो तो 1 किलोग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता बोलोगा। 1 लीटर में यदि सूत्र भार घुला हुआ है तो फार्मलता बोलोगा। समझ में आ रही बात? और यदि आप लोग तुल्यांक भार घुला हुआ है तो उसको क्या बोलोगे? नार्मलता। तो यहाँ पर बोलोगे विलियन का आयतन। आयतन की बात करो, काय में लेना चाहो? लीटर में, 100 से 1000 से गुणा मत करना। ml में लेना चाहते हो तो कि भाई साहब हम तो ml में ले रहे हैं, तो इंटू आपको इसको 1000 से गुणा करना पड़े। वही विलेय का भार क्या हो जाएगा? WB। विलेय का तुल्यांक भार, ठीक है, विलेय का तुल्यांक जिसको इक्विवेलेंट वेट बोलोगे, तो यहाँ पर विलेय का तुल्यांक भार को आप लोग EQ करके लिख सकते हो, ठीक, BEQ करके लिखो। और विलायक का आयतन जो आप लोगों का VA होगा उसको ml में कर दे, इंटू 1000 कर दिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखते हो, सही बात तो ये। अब आप लोग कोई सवाल करना चाहे, सवाल के लिए मैं आप लोगों को नार्मलता की सबसे पहले परिभाषा लिखना। तुल्यांक भार किसे कहते हैं? अणुभार बटा संयोजकता को। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मुख्य रूप से अपन NaOH की बात करें, NaOH एक क्षार है, क्षार का तुल्यांक भार और अणुभार समान होगा क्योंकि OH की संख्या इसके अंदर 1 है, तो यहाँ पर 40 रहेगा। यदि अपन बात करें H2SO4 जो अम्ल है उसके तुल्यांक भार की बात, तो प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है? 2। तो 2 की बात कर तो यहाँ तो 40 बटा 1 किया और यहाँ पर 98 बटा 2 किया, तो ये आएगा बेटा 49। तो आप लोग, मैं समझता हूँ, निकाल लोगे इनका तुल्यांक भार सभी का। ऐसी बात नहीं, इतने कमजोर नहीं है तो तुम सब कुछ निकाल सकते हो। मेन बात H2SO4 है या फिर ऑक्जेलिक अम्ल है, जैसे C2H2O4 की बात करें, ये थोड़ा क्योंकि तुम्हारा सिलेबस का सा मैटर है, ऑक्जेलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल देखो 16 चौका 64, 64 और 12, ठीक है बेटा। यहाँ पर 12 दूआ 24 प्लस 2 और प्लस 64, टोटल कितने हो गए? 98 हो गए कि भी 90। अब 90 हो गया तो यहाँ पर 90 बटा क्या कर दोगे? 90 बटा 2 बराबर 45। ये 45 इसका क्या हो गया? तुल्यांक की भार। तो ध्यान रखना कि प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु कितना ऑक्जेलिक अम्ल के अंदर? 2 है। और यहाँ पर क्षार यदि ले रहे हो तो हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या देखना। अम्ल यदि ले रहे हो तो आप लोग क्या देखोगे? हाइड्रोजन परमाणु से प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु, तो तुल्यांक भार निकाल लेना। जैसे आप लोगों को भाई कहा जाए अगले सवाल की बात कि भाई कैसे सवाल कैसे करेंगे, तो सवाल तो आप लोग सभी कर दोगे। तो सवाल है 98 ग्राम या 98 ml लिखो, 98 ml H2SO4 को 250 ml जल में विलेय किया गया है तो विलयन की नार्मलता ज्ञात करो। विलयन की नार्मलता ज्ञात करो। तो 98 ml H2SO4 को कितने में घोलोगे? हाँ बेटा देखो, इस फिर आप लोग n बराबर क्या करोगे? विलेय क्या है? 98 ml। अब देखो फिर यहाँ पर विलेय का तुल्यांक भार जो है निकाल रखते हो, H2SO4 का तुल्यांक भार बराबर 98 बटा 2 49, ठीक है बेटा। इंटू विलायक का आयतन कितना? विलियन तो बोला 250 इंटू क्या कर दिया? 1000 कर दिया, और बराबर कितना आ जाएगा इसका? 8m, ठीक। अब कंडीशन ये, तुम लोगों को जब लैब में जाओगे ना तो बेटा एक बात हो रहा है कि आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए या क्या है कि आप लोगों को जैसे NaOH का m/20 विलियन बनाना है। क्या बनाना है? आपसे किया जाए कि लैब में तो घुस गए और आपसे बोला कि NaOH का m/20 विलियन बनाइए, आप किस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। यहाँ पर m/20 का मतलब 1/20 हो गया। अब सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया था कि जो 1m विलियन होता है उसमें 40 ग्राम NaOH को यदि 1 लीटर विलियन के अंदर आप लोग विलेय कर दो, 1 लीटर के अंदर विलेय कर दो तो वो विलियन कहलाएगा 1m विलियन। आई बात समझ में? अब यहाँ पर
सीधी सीधी बात दिखाई दे रही है। m बराबर तो 40 हो गया, तो 40 में कितने का भाग दोगे आप लोग? 20 का। कितना आया आंसर? 2। यदि आप लोग 1 लीटर जल के अंदर 2 ग्राम NaOH को घोड़ दो ना, तोल के, रासायनिक तुलना होती है, 2 ग्राम NaOH को घोड़ोगा तो घोलेगा तो विलयन कैसा प्राप्त होगा? m/20। तुमसे बोला m/10, क्या करोगे? उसके अणुभार के अंदर भाग दे देना, जितना ग्राम 1 लीटर में घोल लेना। भाई 10 लीटर में घोलना है तो उसको 10 गुना कर लेना, 5 लीटर में घोलना है तो उसको 5 गुना कर लेना, 3 लीटर के जार में घोलना है तो उसको 3 गुना कर लेना, और 1 लीटर में तो जो आंसर है उसे घोलना ही है। तो आप लोगों को जब प्रैक्टिकल सिस्टम करोगे तो आप लोगों को नार्मलता है, मोलरता है, ये निकलवाएगा, और निकलवाने के लिए आप लोगों को बताएगा कि भाई यहाँ पर जैसे फेरस अमोनियम सल्फेट का m/20 सॉल्यूशन दिया हुआ है, विलयन दिया गया है। तो सबसे पहली बात है कि आप m/20 सॉल्यूशन कैसे बनाओगे? अपन जानते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट का जो अणुभार होता है वो तो 392 होता है। कितना? 392। तो यदि आप 392 ग्राम फेरस अमोनियम सल्फेट को 1 लीटर में घोड़ो तो वो आपका कहलाएगा 1m विलयन। क्या कहलाएगा? अब बोले आपको m/10 बनाना है, क्या करोगे? 392 में कितने का भाग देना है? 10 का। जब 10 का दोगे तो 39 पॉइंट कुछ आ गया। अब 39 पॉइंट कुछ को 1 लीटर में घोलोगा तो वो आएगा m/। अब 5 लीटर दे रखा है तो 5 लीटर के हिसाब से आपको कितना गुणा करना है उस हिसाब से बढ़ा दो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रख लेना कि आप लोगों को विलयन भी आपको पता होना चाहिए कि साहब किसी बोतल पे n/30 लिखा हुआ है, किसी बोतल पे क्या लिखा हुआ है? n/30 सॉल्यूशन H2SO4 है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इससे क्या समझ रहे हो? अरे विलयन के अंदर कितने ml H2SO4 है? n/30 सॉल्यूशन है और उसमें लिखा हुआ है, एक बोतल के ऊपर लेबल लिखा हुआ है कि इसके अंदर n/30 H2SO4 विलयन है। तो आप ये बताइए कि इस विलयन के अंदर कितने ml H2SO4 घुला हुआ है? तो सबसे पहली बात इसमें तुल्यांक भार घोड़ते हैं क्योंकि n/, है तुल्यांक भार कितना आएगा? 49। तो 49 में 30 का भाग दे दो। काय में? 49, क्योंकि तुल्यांक भार में देना है। जब 49 में 30 का भाग दोगे तो सीधा बताओगे कि 1 लीटर के अंदर जो घुला हुआ है वो वैल्यू आ गई तुम्हारी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कहीं पे दिया हुआ हो ना उल्टा पुल्टा करके, तो अपन यह है कि हर तरह से कि किस प्रकार से आपको प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाओ तो 100 भाग लेना। 100 हिसाब से बोला कि 10% बढ़ाना है, बोला H2SO4 का 10% सोल्यूशन बढ़ाओ और आपको 1 लीटर विलयन दिया हुआ है तो आप क्या करोगे? 10% के लिए उसमें 100 ml H2SO4 को मिला दोगा? नहीं, आपको कितने में? 900 ml के अंदर 100 ml H2SO4 डालना पड़ेगा तभी तो 10% बोलोगा। यानी ये 1 लीटर के अंदर आप लोग 10% H2SO4 मिला दो, मतलब 100 ml डाल दिया तो टोटल आयतन तो 1100 हो गया, और 1100 के हिसाब से तो उसकी सांद्रता 9 पॉइंट कुछ रहेगी नहीं रहेगी। तो बात समझना कि प्रतिशत के अंदर टोटल ओवरऑल 100 का जो भाग होता है वो प्रतिशत कहलाएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी है सामान्य चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। तो ये थी बेटा नार्मलता संबंधी बात। अगला जो टॉपिक है जो प्रैक्टिकल संबंधी है कि आप लोगों को यदि 2 विलयन दिए हुए हैं और 2 विलयन के अंदर एक विलयन की मोलरता m1, दूसरे विलयन की मोलरता m2, पहले विलयन का आयतन v1 और दूसरे विलयन का आयतन v2 है, तो मोलरता समीकरण कैसी होगी? तो कहने का मतलब है कि एक विलयन की मोलरता m1 और उसी विलयन का आयतन v1 और दूसरे विलयन की मोलरता m2 तो उसी विलयन का आयतन क्या है? v2। तो इस समीकरण को बेटा मोलरता समीकरण बोला जाता है। क्या बोलोगे इसको? इस समीकरण का नाम मोलरता समीकरण। क्या कहलाएगी ये? मोलरता समीकरण के नाम से। अब यहाँ पर आपको m1 निकाले, v1 निकाले, कोई भी 3 वैल्यू यदि दी हुई है तो यहाँ पर यदि अपन देखेंगे ना तो ये मानक विलयन का मोलरता, ये मानक विलयन का आयतन कहलाता है, ये माध्यमिक विलयन की मोलरता और ये माध्यमिक विलयन का आयतन कहलाता है। तो इसमें m2 निकलवाता है वो हमेशा अधिकतर। तो m2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? m1 v1 बटा v2 के हिसाब से इस समीकरण को निकालोगे, और ये भी प्रैक्टिकल संबंधी बात है। सबसे पहले ध्यान रखना इस समीकरण को मोलरता समीकरण दीजिए। यदि एक विलयन का आयतन दिया हो, दूसरे विलयन की मोलरता दी हो और दूसरे विलयन का आयतन दिया हुआ तो m1 निकाल सकते हैं। m ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है तो m2 निकाल सके। मतलब 3 वैल्यू यदि दी हो तो चौथी वैल्यू आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है बेटा, तो ये समीकरण थी मोलरता समीकरण के नाम से। आप नोट करके लिखोगे मोलरता समीकरण बराबर m1 v1 बराबर m2 v2। फिर अगली जो समीकरण है बेटा, अगली की बात करो
तो मोलरता, अगला टॉपिक है मोलरता, कॉमा नॉर्मलता तथा कॉमा प्रतिशत मोल भिन्न, ये भिन्न बोलो, प्रतिशत भिन्न व घनत्व में संबंध। ठीक है बेटा, यहाँ प्रतिशत कहने का मतलब है कोई सवाल दिया हो, उसमें यौगिक का प्रतिशत मात्रा दी हो, उसका घनत्व दिया हो, और आप लोगों से क्या निकालवा है, उसकी मोलरता निकालवा ले या नॉर्मलता निकाले, तो आप एक सूत्र अप्लाई करोगे। तो सूत्र है बेटा एम, एम का मतलब मोलरता, P इंटू डी इंटू 10। P का मतलब परसेंटेज, मतलब जो दिए प्रतिशत मात्रा, और D का मतलब डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब घनत्व, और 10 तो आपको लगाना ही है, बटा जो भी यौगिक दिया है ना बेटा, कोई भी है यौगिक का अणुभार। अब यौगिक क्या दिया हुआ है आप अपने हिसाब से देख लें। H2SO4 दिया है 98 करना, NaOH दिया है 40 करना, HCl दिया है 36.5 करना, जो भी दे रहा है, एसिटिक अम्ल दिया है 60 करना। तो ये तो था सिस्टम। तो P बराबर क्या चीज़ है, सवाल लिखेंगे इसके बारे में। P बराबर प्रतिशत, जो भी प्रतिशतता दे रखी है ये प्रतिशतता, D बराबर कोई भी जो घनत्व दिया हुआ है उसका, और उसके बाद बाकी वैल्यू को तो अपन जानते हैं। यदि n की बात करें तो नॉर्मलता में भी यही कंडीशन आएगी, P इंटू डी इंटू 10 बटा क्या आएगा, क्या आएगा, जब नॉर्मलता ज्ञात करते हैं तो यहाँ मोलरता में तो यौगिक का अणुभार आता है, लेकिन नॉर्मलता में तुल्यांक भार आएगा। क्या आएगा, तो बटा क्या कर दोगे, बटा करना है आप लोगों को तुल्यांक भार, और तुल्यांक भार के हिसाब से आप लोग निकाल दोगे। तो यदि कोई सवाल है कि कहने का मतलब है H2SO4, जब H2SO4 की बात है, H2SO4 का घनत्व 1.85 dm³, समझ भाई, H2SO4 का घनत्व कितना है 1.85 dm³, तथा उसकी प्रतिशतता 20 है, तो उस विलयन की मोलरता या नॉर्मलता ज्ञात करो। समझ भाई, कहने का मतलब एक सवाल से अपन दोनों सवाल कर देंगे, तो उस हिसाब से यदि अपन को तो एक सवाल देखना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना। एक विलयन, यहाँ लिखा है सवाल, एक विलयन, एक विलयन मतलब विलयन लिखे H2SO4 लिखते हैं, H2SO4 विलयन का घनत्व 1.85 dm³ है, और उस विलयन H2SO4 विलयन का घनत्व 1.85 dm³ है, और उस विलयन की प्रतिशत सांद्रता सांद्रता 20 है, तो विलयन की मोलरता तथा नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है बेटा, यहाँ इस सूत्र में रख दें पहले तो। P का मान तो कितना रखोगे 20, D का मान कितना रखोगे, और 10 यूँ का यूँ। अब यहाँ इस सूत्र M बराबर करना चाहे तो P का मान कितना आएगा 20, 1.85 इंटू 10 बटा 98, किसका H2SO4 का अणुभार। अब यहाँ आ जाओ इस वाले में, तो N बराबर क्या आ जाएगा 20 इंटू 1.85 इंटू 10 बटा 49, और इस हिसाब से आप लोग इसको हल कर लोगा। तो यहाँ पर ये जो मान आएगा इसकी तुलना में आधा आएगा। ठीक है, और नॉर्मलता मोलरता की बात करो तो मोलरता हमेशा तो नहीं होता, लेकिन अधिकतर केसों में आधी के बराबर ही होती है। लेकिन मानो NaOH में है तो NaOH में थोड़ी हो रही है। NaOH की बात करो तो वहाँ पर नॉर्मलता और मोलरता का मान एक है। एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल में नॉर्मलता मोलरता एक ही रहेगी यदि गोड़ है तो। कंडीशन आ गई। तो ये वाले कंडीशन से आप लोग यदि घनत्व दिया हुआ हो तो इसका आप लोग क्या निकाल सकते हो, मोलरता भी निकल जाएगी। और तो ये प्रतिशत संगठन है, ये घनत्व है, और यौगिक का अणुभार आप लोग जानते हो। ठीक है बेटा, तो ये बातें थी बेटा आप लोगों की सांद्रता से की इकाई से संबंधित बातें। और उसके बाद
आप लोगों का अगला जो टॉपिक है सांद्रता की इकाइयों के बाद अगला जो टॉपिक होगा वो होगा बेटा विलेयता। कौन सा टॉपिक होगा बेटा? और इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग डालोगे नेक्स्ट विलेयता, सोल्यूबिलिटी, विलेयता। अब बेटा विलेयता के बारे में सामान्य सी बात है, कोई तगड़ा काम नहीं है। आप लोग सबसे पहली बात जानते हो कि किसी भी विलायक में निश्चित ताप पर, किसी भी विलायक में निश्चित ताप पर अधिकतम घुले हुए विलेय पदार्थ को ही उसकी विलेयता बोलोगे। कहने का मतलब है, मेन बात ये समझो, विलेयता का मतलब है किसी भी विलायक के अंदर विलेय पदार्थ का घुलना। और कंडीशन, ताप आप लोगों का स्थिर रहना चाहिए, क्योंकि ताप यदि आप बढ़ाते रहो घटाते रहोगे तो विलेयता घट भी सकती है और विलेयता बढ़ भी सकती है। वो अलग बात है कि ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, वो बात की बात है। ताप का प्रभाव क्या है, दाब का प्रभाव क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति के आधार पर आप लोग किस प्रकार से बताओगे, वो तो बात की बात है। सबसे पहली बात, विलेयता का मतलब है कि स्थिर ताप पर, क्या बोलोगे, स्थिर ताप पर किसी, स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। ये सामान्य सी बात है बेटा, सामान्य सी बात है, इसमें कुछ ज़्यादा डंगा नहीं लगाना। कि स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की विलेयता बोलोगा। ठीक है। अब विलेयता की बात है कि अधिकतम घोलोगा, तो अधिकतम घोलने की बात है कि बोले स्थिर ताप पर किसी 100 ग्राम विलायक, मतलब 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा है, अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को ही उसकी विलेयता बोलोगे। और इसको बोलोगे आप लोग संतृप्त विलयन। अधिकतम तो भाई संतृप्त विलयन तक ही तो रहेगा मामला। तो आप लोग ये तो एक तो कंडीशन तो बिल्कुल सरल सी परिभाषा, ये तो तुमसे विलेयता के बारे में पूछे तो स्थिर ताप जरूर करना। स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये कंडीशन है, तो स्थिर ताप पर किसी विलायक में घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन के बोलोगे क्या बेटा, विलेयता, जिसको सोल्यूबिलिटी के नाम से बोला जाता है। एक तो डेफिनेशन ही है। अब बेटा सबसे पहली बात है कि इसके अंदर पहला पॉइंट जो बनता है विलेयता के अंदर, सबसे पहले कि द्रव में ठोसों की विलेयता, ये हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अपन, ये द्रव में ठोसों की विलेयता। ठीक। अब द्रव में ठोस घोल रहे हैं अपन। अब द्रव क्या चीज़ है, यहाँ पर एक द्रव्य विलयन है और द्रव्य क्या है, एक विलायक है। तो हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम, क्या बोलेंगे, 100 ग्राम विलायक, 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अधिकतम, सीधी बोल रहा हूँ, इस 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर लिख दें पहले, 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घुली हुई, यूं लिख दे सीधा का सीधा, घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं। ठीक है बेटा। और ये विलयन तब बढ़ेगा जब संतृप्त विलयन, मतलब 100 ग्राम विलायक में, निश्चित ले लिया, 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घुली हुई अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा, अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा है तो इसके अंदर दोनों साम्य अवस्था कंडीशन है। अधिकतम विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की विलेयता कहते हैं। यहाँ पर संतृप्त विलयन बनता है। कौन सा विलयन बनेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखते हो संतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन बनने तक ही तो विलेयता इंडिकेट करोगे। यदि आप लोगों ने और घोल दिया तो अति संतृप्त विलयन बढ़ेगा, और अति संतृप्त के अंदर विलेय तो घुलनशील है ही नहीं। जब घुलनशील नहीं है तो आप लोग उसको फिर विलेयता नहीं बता सकते। तो अब तुम यूँ मत कहना कि साहब हमको तो किताब, यदि तुम चाहो पहले तो डेफिनेशन ये लिखना, फिर टॉपिक डालोगे द्रव में ठोसों की विलेयता,
और द्रव की ठोसों में विलेयता तो इस डेफिनेशन को डालोगे। और फिर तीसरी परिभाषा आपकी किताब की सहायता से लिखो, स्वागत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किताब में जो लैंग्वेज लिखी हुई है 1, 2 और 3 लैंग्वेज हो जाएगी, जो अच्छी लगे ना वो याद रखना। इसमें भी फुल नंबर मिलेगा तो इसमें भी फुल नंबर मिलेगा, तो जो किताब की है तो उसमें भी मिलेगा, उसको रोकने वाला नहीं, ठीक है, कन्फ्यूजन मत करना। तो अगले ये तो हो गया बेटा आप लोगों की द्रव में ठोसों की विलेयता। अब द्रव में ठोसों की विलेयता को बेटा प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन बात करेंगे। सामान्य सी बात है, थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा ये तुम्हारा। तो आप अगला पॉइंट क्या होगा, ठोसों में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, कहने मतलब आप लोग प्रभावित करने वाले कारक तो एक एक के बारे में बताएंगे। विलेयता, यहाँ पर कौन सी विलेयता चल रही है, द्रव में ठोसों की विलेयता। अब यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या डालेगा, द्रव में ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो बेटा मुख्य रूप से मैं सरल सा कारक बताता हूं सबसे पहले, और सबसे पहला कारक दाब बता देता हूं, ताप नहीं बता रहा मैं। द्रव जो ठोसों है उनकी प्रकृति नहीं बता रहा, एक सीधे कंडीशन मैं क्या बता रहा हूं। सबसे पहले बोला दाब का प्रभाव, जिसको आप लोग स्पष्ट रूप से समझ जाओगे। आप लोगों ने जब द्रव की प्रवस्था पढ़ी तो उसमें ठोस द्रव गैस पढ़ा। तो अपन जानते गैस संपीड़ीय प्रकृति की होती है, गैसों को दबाया जा सकता है, और जब गैसों को दबाया जा सकता है तो उच्च दाब और निम्न ताप लगा के उसको द्रव में भी परिवर्तित किया जा सकता है ना। जिसके आप लोगों ने संपीड़ीय गुणांक पढ़ा था, पाठ नंबर 5 द्रव की प्रवस्था, जिसके अंदर आप लोग 11वीं क्लास की बात करो। कहने का मतलब अब बात करें द्रव की, द्रव और ठोस दोनों असंपीड़ीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात द्रव और ठोस को आप लोग ज़्यादा दबा नहीं सकते। भाई ठोस तो पहली बार दबेगा ही नहीं, क्योंकि उनके कणों के मध्य मतलब अवयवी कणों के मध्य कुछ क्या होता है, प्रबल अंतराणु का आकर्षण बल है। अब कहने का मतलब है कि जब आप लोग किसी भी द्रव में ठोस को विलय करोगे और दाब बढ़ा रहे हो, क्या बढ़ा रहे हो बेटा, दाब बढ़ा रहे हो, तो इसकी विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, अर्थात यहाँ पर दाब का प्रभाव नगण्य रहेगा। सबसे पहले लैंग्वेज क्या लिखेंगे, द्रव व ठोस असंपीड़ीय प्रकृति के होते हैं। क्या लिखोगे, द्रव व ठोस, यहाँ पर प्रभाव बोलेंगे हम पहले, द्रव व ठोस क्या रहेंगे बेटा, असंपीड़ीय, संपीड़ीय लिखो मतलब उसको दबाया नहीं जा सकता, कंप्रेस नहीं कर सकते, असंपीड़ीय प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण जब द्रव में ठोसों को विलय किया जाता है तो उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात नगण्य प्रभाव है। समझ में आ गई बात, ही मैं समझता हूँ, आगे समझ में तुम्हारे नहीं आई, आ गई। तो यहाँ करोगे असंपीड़ीय प्रकृति, और असंपीड़ीय प्रकृति के कारण दाब का प्रभाव नगण्य रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट डालो बेटा, सरल सा मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट टॉपिक अपन डालते हैं ताप का प्रभाव। क्या बोलेंगे, ताप का प्रभाव। ठीक, कंडीशन, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनको जल अर्थात द्रव में यदि घोलोगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। कुछ अभिक्रिया, कुछ यौगिक ऐसे, जैसे आप लोग सबसे पहले जैसे NaOH है, Na2SO, Na2CO3 है, CaO है, Li2SO4 है, जिसको लिथियम सल्फेट बोलोगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ यौगिक आदि, KOH लिख दो यहाँ पे, KOH लिखो। यदि इनको किसी द्रव के अंदर आप लोग विलय करोगे तो एक अभिक्रिया होती है, वो कौन सी होती है बेटा, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा H बेटा इसको एंथैल्पी बोलते हैं। डेल्टा H का मान जो होगा वो बेटा नेगेटिव होता है। कैसे होता है, नेगेटिव। अर्थात यहाँ पर आपकी कंडीशन दी हुई है कि डेल्टा H का जो मान है, डेल्टा H का मान जो है, कंडीशन ये दो कंडीशन लगा रखी है, एक तो ये 0 लगा रखा है किताब में देखना, और एक डेल्टा H और क्या लगा रखा है, 0। तो यहाँ पर डेल्टा H का मान अधिक है 0 से, है 0 से, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए है। डेल्टा H का मान कम है
किससे? तो यहाँ पर आपकी कौन सी अभिक्रिया करोगे? ऊष्माक्षेपी। तो कहने का मतलब यहाँ देखो कंडीशन, अरे अधिक कम की बात करना छोड़ो, मैं समझ गया, उल्टा बोला मैंने। डेल्टा एच बराबर नेगेटिव करना। जब डेल्टा एच नहीं, आप सुनो, यदि आप लोग द्रव के अंदर NaOH, Na2CO3, CaO, Li2SO4, KOH आदि को विलय करोगे तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहने का मतलब आपको बताऊं कि इसके ला सैतेलिय के नियम अनुसार एक नियम है, ला सतेलिय के नियम, सतेलिय या सतेलिय कुछ भी लिखो, ला सतेलिय के नियम अनुसार ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में यदि आप लोग ताप बढ़ा दिया, ताप यदि बढ़ा दिया तो विलेयता घटेगी। क्यों? सुनो, सबसे पहली बात है साहब, ये क्या बीमारी है ला सैतेलिय, मैंने पहले बताया। ला सैतेलिय के नियम के अनुसार का मतलब है कि जब किसी भी साम्य पर ताप का, दाब का, सांद्रता का आदि का प्रभाव लगाओ तो साम्य स्वतः ही उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर लगाए गए ताप, दाब, सांद्रता का प्रभाव नष्ट हो जाए। इसे ला सैतेलिय का नियम बोलते हैं। कहने का मतलब है कि मैं कोई कार्य कर रहा हूँ, मेरे पसीने आ गए, मैं गर्म हो गया, मैं थक गया, समझ में आ गई बात। थकने के बाद यदि काम कर रहा हूँ और लाइट चले गई, मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइट चले गई तो मैं थक गया। यदि आप लोग वापस मेरे को ठंडा करोगे, लगाओगे आप लोग वापस, मैं ताप बढ़ाने का मतलब है कि मेरा जो क्रियाकारक है उत्पाद में परिवर्तित होते जा रहा है। यदि लाइट चले गई कब तक होएगा? नहीं होएगा। कहने का मतलब जैसे ही लाइट आई तो मैं ठंडा हो गया, मतलब ताप का प्रभाव उल्टा आ गया। कहने का मतलब मेरा समझो कि NaOH, Na2 ये सब के सब घोड़ोगे तो ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। यदि उत्सर्जन हुआ तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि साम्य अग्र दिशा में जा रहा है, अग्र दिशा में चला गया, अग्र दिशा को उसको वापस लाना है। कहने का मतलब है कि जब वापस लाओगे तो ताप को क्या करना है, आपको बढ़ा दिया तो आगे जाएगा घटाघट, और यदि आपने ताप को घटा दिया पीछे की तरफ आ जाएगा। कहने का मतलब है कि यदि आपने ताप बढ़ा दिया तो साम्य पीछे की ओर हट जाएगा अपने आप। कहने का मतलब वही मैंने आपको पहले बताया, ला सैतेलिय का नियम ये बोलता है दैनिक जीवन में जैसे मैं सुई चुभो रहा हूँ मेरे हाथ में, तो मैं सुई की ओर जाऊँगा या सुई से दूर जाऊँगा? दूर। तो यही कंडीशन है। इस साम्य पर ताप, दाब, सांद्रता का यदि आप प्रभाव लगाओगे तो साम्य स्वतः ही उस ओर विस्थापित हो जाता है जिधर लगाए गए ताप और दाब, सांद्रता का प्रभाव नष्ट हो जाए अपने आप ही, और नष्ट होगा तो इसी को बोलोगे ला सैतेलिय का नियम। तो आपकी किताब में भी लिखा हुआ है लैंग्वेज NaOH है, Na2CO3 है, CO है, Li2SO4 या KOH है आदि जब घोलते हो किसी द्रव के अंदर तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ला सैतेलिय के नियम, डेल्टा एच का मान क्या हो गया इसके यहाँ पर? नेगेटिव। ला सैतेलिय के नियम अनुसार यदि इस साम्य पर, यदि इन अभिक्रियाओं पर यदि आप लोग ताप बढ़ाओगे तो यहाँ पर अग्र अभिक्रिया के वेग में क्या हो गई बेटा? कमी हो गई। तो यहाँ पर विलेयता के मान घट गया, विलेयता क्या हो गई यहाँ पे? घट गई। तो ये कंडीशन लगाओगे आप, तो आपकी किताब में जो लैंग्वेज लिखी है ना, सेम डिट्टो आप लोग अपने नोट्स में यूं ही उतार लेना। छोटी सी लिखिए, सरल भाषा में लिखिए, ढंग से लिखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगा तो कंडीशन अलग आएगी, मैं लिखूंगा फिर देखो हाँ देख लो तुम। तो थ्योरेटिकल पोर्शन में आपसे मैंने बोला सब लाइन लिखना, लिखने के बाद पूरी लैंग्वेज को उतार लो, ठीक है। अगली कंडीशन देखो, यहाँ अगर ताप का प्रभाव